चलिए, सेक्शन 9 उसका बेटा पहला पॉइंट ले रहे हैं, बिजनेस कनेक्शन ऑफ नॉन रेजिडेंट। ये पॉइंट अपने आप में थोड़ा सा लेंदी है, बुक में देखेंगे तो चैप्टर के नाम से मिलेगा, पर चैप्टर कुछ नहीं है, बनाया मेरा हुआ है। सेक्शन 9 का ही पार्ट एंड पार्सल है। एक बार रिवाइज करते हैं, ब्रेक से पहले कराया था, फिर लिखवाता हूँ। नॉन रेजिडेंट का अगर इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन है, उस बिजनेस कनेक्शन के कारण उनको वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, वो इनकम इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज मान ली जाएगी, अकॉर्डिंगली टैक्सेबल इन इंडिया। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस कनेक्शन, इंडिया में नॉन रेजिडेंट की कोई ब्रांच है, इंडिया में नॉन रेजिडेंट का कोई एजेंट है, इंडिया में नॉन रेजिडेंट का कोई लाइसेंस ऑफिस है, कोई उसकी फैक्ट्री है, कोई उसके पास माइनिंग राइट है, ये माना जाएगा इंडिया में उसका बिजनेस कनेक्शन है। इंपॉर्टेंट नोट, उस बिजनेस कनेक्शन के कारण जो इनकम होती है, केवल वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, पूरे वर्ल्ड की इनकम इंडिया में नहीं। उस बिजनेस कनेक्शन के कारण जो इनकम होगी, ओनली सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। 5 केसेस में नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। नंबर 1, अगर इंडिया में नॉन रेजिडेंट का लाइसेंस ऑफिस है, वो प्रिपरेटरी एंड ऑक्सिलरी सर्विस देता है, और सच सर्विसेज इनका लाइसेंस किससे ले रखा है बेटा? RBI, तो ये माना जाएगा इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं। नंबर 2, अगर इंडिया में एजेंट अपॉइंट किए हैं फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। नंबर 3, आपका बेटा कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। नंबर 4, शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म। नंबर 5th एंड लास्ट बेटा, foreign company engaged in the business of mining of diamond having income from display of uncut and unassorted diamond in specified zone in India। इन 5 केसेस में इनके बिजनेस कनेक्शन नहीं माने जाएंगे। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2, अगर नॉन रेजिडेंट इंडिया में एजेंट के थ्रू बिजनेस करते हैं तो भी इंडिया से बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। 3 टाइप के एजेंट लिए बेटा। सबसे पहला कंक्लूडिंग एजेंट, वो एजेंट जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इट मे बी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इट मे बी ऑफ प्रॉपर्टी, इट मे बी ऑफ एनी अदर। किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट अगर एजेंट कंक्लूड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, ये माना जाएगा नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन। नंबर 2, अगर इंडिया में किसी पर्सन को एजेंट अपॉइंट किया है जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे स्टॉक क्या करता है? मेंटेन करता है, ये माना जाएगा उनका बिजनेस कनेक्शन है। नंबर 3 बेटा, अगर इंडिया में नॉन रेजिडेंट ने अपॉइंट किया किसी एजेंट को जिसका काम है ऑर्डर को प्रोक्योर करना, ऑर्डर लाना नॉन रेजिडेंट के लिए, ये माना जाएगा उसका इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है। नेक्स्ट इसके बाद लिया बेटा हमने साहब एक्सप्लेनेशन 2A, अगर नॉन रेजिडेंट की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है पर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो भी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में बेटा 2 कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड हो जाए, या तो रिवेन्यू उसका बेटा 2 करोड़ से ज़्यादा हो, या उसके यूज़र बेटा आपके 3 लाख से ज़्यादा हो, तो ये माना जाएगा कि उसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, अकॉर्डिंगली बिजनेस कनेक्शन माने जाएंगे। और फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन 3A थी बेटा एक लास्ट, 3 केसेस में भी माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन। नंबर 1, एडवर्टीजमेंट विच टारगेट द इंडियन कस्टमर। नंबर 2, सेल ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम इंडियन पर्सन। एंड नंबर 3, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ सच डाटा। ये माना जाएगा इन केसेस में बिजनेस कनेक्शन है। तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है बेटा। ये कहाँ तक लिखवा दिया था अब ये बताओ? आई थिंक नोट हो गया था ना, बस ओनली सो मच ऑफ इनकम इज टैक्सेबल। लिखो आगे, इन द फॉलोइंग केसेस नो बिजनेस कनेक्शन is established, ये माना जाएगा उनका इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं। बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। एक एक करके लिख लेते हैं सारे बेटा। नंबर 1, वी आर नॉन रेजिडेंट
हैज़ liaison office in India, maintained solely for the purpose of where non-resident has liaison office in India, maintained solely for the purpose of carried out activity which are preparatory or auxiliary in nature, and such activity is approved by RBI. इंडिया में क्या है बेटा? लाइजन ऑफिस, कीवर्ड याद रखने हैं। वो क्या कर रहे हैं? केवल प्रीपरेटरी और ऑक्सिलरी, कुछ नहीं कर रहे। वो चेक कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट में सर्वे कर रहे हैं कि प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं है, या जो सर्विस देंगे फिजिबल है या नहीं है। और आरबीआई से क्या ले रखा है? उन्होंने लाइसेंस ले रखा है। तो ये माना जाएगा बेटा उनका कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं। ठीक है। सेकेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट इन इंडिया, किस चीज़ के लिए? और प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल गुड्स, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्योर करके क्या करेगा वो? एक्सपोर्ट, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। तीसरा, कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम इंडिया। न्यूज़ तो बेटा जो खबर है वो, व्यूज़ वो एक्सपर्ट नहीं बिठा रखे होते, वो 3-4 एक्सपर्ट नहीं बिठा रखे होते। आपको क्या लगता है इंडिया पे अटैक किसने करवाया? हमारी नज़रों में पाकिस्तान। कुछ ना समझ में आए पाकिस्तान, पाकिस्तान में कुछ हो रहा हो, कुछ ना समझ में आए इंडिया। वो नलायक नहीं बिठा रखे होते, एक्सपर्ट वो होते हैं बेटा व्यूज़, अपने व्यूज़ दे रहे हैं। कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। आईपीएल हो रहा है बेटा, पूरे वर्ल्ड की मीडिया इंडिया में आएगी, न्यूज़ कलेक्ट करेंगे, व्यूज़ कलेक्ट करेंगे, अपनी होम कंट्री में ट्रांसमिट करेंगे। नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन हुए, पूरे वर्ल्ड की मीडिया इंडिया में थी, न्यूज़ ले रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कांग्रेस आएगी? आपको क्या लग रहा है बीजेपी आएगी नहीं आएगी? केजरीवाल का क्या होगा? ये वो सब ये क्या है? न्यूज़ एंड व्यूज़ ट्रांसमिट क्या कर देंगे? आउटसाइड इंडिया। इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। उन्होंने हमारी मीडिया को छोड़ रखा है, हमने उनकी मीडिया को छोड़ दिया। नंबर 4, शूटिंग ऑफ टीवी सीरियल, बोला करो। सिनेमाटोग्राफी फिल्म, मूवी। शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म इन इंडिया। और जो शूटिंग करेंगे वो डायरेक्टर अगर इंडिविजुअल फॉर्म में काम कर रहा है तो वो डायरेक्टर नॉन रेजिडेंट फॉरेन सिटीजन होना चाहिए। फॉरेन कंपनी जो डायरेक्टर हैं बेटा, जो वो किस फॉर्म में काम कर रहे हैं? इंडिविजुअल फॉर्म में है तो वो क्या होने चाहिए? नॉन रेजिडेंट फॉरेन सिटीजन।
और अगर वो फर्म फॉर्म में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी बना रखी है, तो सारे के सारे पार्टनर्स मस्ट बी नॉन रेजिडेंट फॉरेन सिटीजन। और अगर वो कंपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स और मेंबर्स मस्ट बी नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन सिटीजन। आइए इंडिया की लोकेशन पे मूवी बनाइए। सर हम तो कंपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया में है बेटा धर्मा प्रोडक्शन, ये क्या नाम है इनका यार, अरे किसका है धर्मा प्रोडक्शन, उस नालायक का नाम क्या है, करण जौहर, हाँ जो भी है। अब वो कंपनी फॉर्म में क्या कर रहे हैं बेटा, काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाहर के भी तो होंगे जो कंपनी फॉर्म में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई हो सकता है इंडिविजुअल फॉर्म में काम कर रहे हो, सूरज बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही बाहर भी होंगे जो इंडिविजुअल फॉर्म में काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल फॉर्म में काम कर रहे हैं तो वो खुद नॉन रेजिडेंट फॉरेन सिटीजन होना चाहिए। फर्म बना रखी है तो सारे पार्टनर नॉन रेजिडेंट और फॉरेन सिटीजन होने चाहिए। कंपनी फॉर्म में है तो डायरेक्टर और बेटा सारे के सारे शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट फॉरेन सिटीजन होने चाहिए। कोई एक भी रेजिडेंट हो गया, बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, किसको रिलैक्सेशन थी ये, सबको या केवल फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी। क्या बिजनेस था इनका? engaged in माइनिंग ऑफ डायमंड। बेल्जियम बताते हैं बेटा वर्ल्ड क्लास है, तो वहां की कोई कंपनी है जी engaged इन माइनिंग ऑफ डायमंड। इनकम किस चीज से हो रही है? हैविंग इनकम फ्रॉम डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड, रफ डायमंड इन स्पेसिफाइड जोन। रिलैक्सेशन केवल फॉरेन कंपनी को है, इंडिविजुअल को नहीं है। इन 5 केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, मीनिंग देयर बाय नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। लिख लो, जब कंप्लीट हो जाए तो बता देना। सर इफ एजेंट इज प्रोक्योरिंग एंड सेंडिंग गुड्स टू नॉन रेजिडेंट, तो बेटा पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा ना वो। उसका काम ही क्या है, इंडिया में आपको मैंने एजेंट अपॉइंट किया है, प्रोक्योर करो और मुझे एक्सपोर्ट कर दो। पॉइंट नंबर 2 बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। चलो जी नेक्स्ट, इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2, ये क्या बोलती है? बिजनेस कनेक्शन shall include any business activity carried out through the person acting on behalf of नॉन रेजिडेंट। किसकी बात कर रहा है बेटा ये? परफेक्ट, दैट इज एजेंट। बिजनेस कनेक्शन shall include any business activity
कैरिड आउट थ्रू द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट एजेंट। कितने टाइप के एजेंट बताए थे? 3, 1 बाय 1 ले लो। नंबर 1, कंक्लूडिंग एजेंट। ये क्या भला है जी? हु कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। सच कॉन्ट्रैक्ट आर किसके नाम से होंगे? कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ, अरे, प्रिंसिपल, दैट इज, अरे किसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करेगा वो? ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए होगा? और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, और ट्रांसफर ऑफ गुड्स, और ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज, फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, या फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। भाई या तो कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है, या गुड्स ट्रांसफ़र करनी है, सर्विस ट्रांसफ़र करनी है, कोई राइट टू यूज़ देना है, या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है। इन सब के बिहाफ पे एजेंट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है नॉन रेजिडेंट के लिए, चाहे गुड्स का, चाहे सर्विस का, चाहे प्रॉपर्टी का, चाहे कोई भी ओनरशिप या कोई भी राइट टू यूज़। तो ये माना जाएगा कि इंडिया से नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन है। सेकंड एजेंट कौन था बेटा? स्टॉक एजेंट। ये कौन है जी? हु मेंटेन स्टॉक इन इंडिया। ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। तीसरा, कौन से एजेंट थे? ऑर्डर प्रोक्योरिंग एजेंट। इसमें स्टडी मैट में थोड़ा एक्स्ट्रा एम्फेसिस है बेटा आईसीआई के, तो मैं भी थोड़ा एक्स्ट्रा एम्फेसिस लेता हूँ। ये कौन है जो प्रिंसिपल के लिए ऑर्डर क्या कर रहे हैं? प्रोक्योर करते हैं, क्लाइंट ढूंढ के ला रहे हैं उनके लिए। हु प्रोक्योर ऑर्डर on behalf of non-resident and other non-resident which are controlled by one another or by third person। क्या कहना चाह रहा है ये मैं समझाता हूँ। एक्चुअल एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, कहानी के पात्र काल्पनिक नहीं है। एक क्लाइंट है मेरा इन सिग्मा आईएनसी। इंडिया में जैसे लिखते हैं लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, यूएस में चलता है आईएनसी। ये है यूएसए के, ठीक।
एक और है एक्सेल आईएनसी, ये भी यूएस की। इन सिग्मा आईएनसी ने इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया। कोई भी नाम ले लो बेटा, क्या नाम है? लविश। मिस्टर लविश को अपॉइंट किया कि आप हमारे ब्याह पे क्या करके लाओ जी, मार्केट में जाओ, ऑर्डर लेके आओ, हम आपको कमीशन देंगे। मैं कौन हूँ? इन सिग्मा आईएनसी। इंडिया में मैंने लविश को अपॉइंट किया कि आप हमारे ब्याह पे ऑर्डर लाइए, हम माल की सप्लाई करेंगे, इसके बदले आपको क्या मिलेगा जी? कमीशन मिलेगा। अब फोकस रखना, लविश जो इन सिग्मा इनकॉर्पोरेशन के लिए बेटा ऑर्डर लाएंगे वो तो बिजनेस कनेक्शन है ही। लविश अगर एक्सेल इनकॉर्पोरेशन के लिए भी ऑर्डर लाए तो भी ये बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। कब? या तो एक्सेल बेटा कंट्रोल करता हो इन सिग्मा को, या इन सिग्मा कंट्रोल करता हो एक्सेल को, या इन दोनों को कंट्रोल करता हो कोई थर्ड पर्सन। मैंने आपको अपॉइंट किया, नाम से बाहर निकलो, मैंने आपको अपॉइंट किया कि मैं हूं नॉन रेजिडेंट, मैंने आपको इंडिया में अपॉइंट किया, जाओ जी ऑर्डर लाओ, मैं आपको इसके बदले क्या करूंगा? कमीशन दूंगा। तो आप जो मेरे लिए ऑर्डर ला रहे हैं तो मेरा तो बिजनेस कनेक्शन है ही, आप किसी थर्ड पर्सन के लिए क्या ला रहे हैं बेटा? ऑर्डर ला रहे हैं। वो थर्ड पर्सन को या तो मैं कंट्रोल करता हूं या वो मुझे कंट्रोल करता है, या हम दोनों को कोई थर्ड पर्सन क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो भी क्या माना जाएगा बेटा? इंडिया में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। स्क्रीन पे देखो, लविश को अपॉइंट किसने किया है? इन सिग्मा ने। तो इन सिग्मा के लिए जो ऑर्डर लाएंगे वो तो बिजनेस कनेक्शन है ही। एक्सेल के लिए भी अगर वो ऑर्डर लाए, और एक्सेल ने अपॉइंट नहीं किया है, एक्सेल के लिए भी अगर वो ऑर्डर लाएंगे तो भी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। कब? या तो एक्सेल किसको कंट्रोल कर रहा हो? इन सिग्मा को, या इन सिग्मा किसको कंट्रोल कर रही हो? एक्सेल को, या इन दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा हो? कोई थर्ड पर्सन। तो भी इंडिया में क्या माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन। अब ये सेंटेंस दोबारा पढ़ो, समझ में आएगा। ऑर्डर प्रोक्योरिंग एजेंट हु प्रोक्योर ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, यहीं रुक जाओ, ये किसकी बात कर रहा है? लविश जो किसके लिए ऑर्डर ला रहा है? इन सिग्मा के लिए। ये लाइन हो गई। एंड फॉर अनदर नॉन रेजिडेंट, इसके लिए। कब? विच आर कंट्रोल बाय वन अनदर। या तो एक्सेल कंट्रोल कर रहा है इन सिग्मा को, या इन सिग्मा कंट्रोल कर रहा है एक्सेल को, या इन दोनों को कोई कौन? थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है। आपको बेटा यूनिलीवर ने इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया, तो आप यूनिलीवर के लिए जो ऑर्डर लाएंगे वो तो आपका बिजनेस कनेक्शन है ही। आप अफ्रीका यूनिलीवर के लिए भी ऑर्डर लेके आ रहे हैं, तो ये भी आप क्या मान लिए जाएंगे? अफ्रीका का भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। कब? जब अफ्रीका यूनिलीवर को कंट्रोल करता हो, या यूनिलीवर अफ्रीका को कंट्रोल करता हो, या इन दोनों को कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल करता हो। यस और नो? बोलो बेटा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो बेटा फिर मैं इसके लिए ऑर्डर क्यों लाऊंगा? ये तो अलग से अपॉइंट करें। मैं तो तभी लाऊंगा ना, मैं कह रहा हूँ भाई कुछ ऑर्डर मेरे लिए भी ला दियो, कुछ ऑर्डर मेरे जानकार हैं, सिस्टर कंसर्न है, सबसी है, होल्डिंग है, कुछ ऑर्डर उनके लिए भी ला दियो। अपॉइंट तो कर ही दिया मैंने इंडिया में। मैं बेच रहा हूँ जूता, ये बेच रहा है क्या बेटा आपका? टेक्सटाइल। तो मैंने बोल दिया भाई जूते के कस्टमर भी ढूंढ ले, लगे यार टेक्सटाइल के भी ढूंढ ले। वो कह रहे जी मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो कमीशन मिलना चाहिए। तो वो जो मेरे लिए ऑर्डर लाएगा, मैंने तो अपॉइंट किया ही है, मेरा बिजनेस कनेक्शन है, इसके लिए ला रहा है, इसका भी बिजनेस कनेक्शन है। सब्जेक्ट टू एक दूसरे पे कंट्रोल, या दोनों का थर्ड पर्सन का दोनों पे कंट्रोल। इसके लिए लाएगा तो कमीशन तो ये देगा, और इसके लिए लाएगा कमीशन ये देगा। इसका कमीशन अगर इसने दे दिया तो ये अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा? कमीशन बेटा यही देगा, ये भी तो खर्चे बुक करेगा अपने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी तो सर के ऊपर है, ऑडिट भी तो है, सीए भी तो बैठे हैं। फिर सारा काम ये कर लेंगे तो फिर हम खातों में जाके चेक क्या कर रहे हैं वहाँ? क्लास की छुट्टियां कर करके मैं ऑडिट पे जाके आ रहा हूँ, खाना खाने थोड़ी ना जा रहा हूँ, तो मैं भी तो ये चीज़ चेक कर रहा हूँ कि भाई तूने कमीशन दिया, इसको दिया, डॉक्यूमेंट दिखा, कॉन्ट्रैक्ट दिखा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा, ठीक है, नहीं ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई हो जाएगी। क्वालिफाई मतलब पढ़ी लिखी नहीं, नेगेटिव रिमार्क।
और एक बार ऑडिट रिपोर्ट में नेगेटिव रिमार्क हो जाए, गवर्नमेंट एजेंसी पीछे पड़ जाएंगी। ऑडिट बहुत बड़ी पावर है भाई। चलो एनी हाउ, सेकेंड ग्रुप में पढ़ोगे ऑडिट, इसमें आ जाओ टैक्स में। समझ आ गया? आगे चलो। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन 2A, वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। where non-resident has significant economic presence in India, then it shall be deemed that non-resident has business connection in India. Significant economic presence means transaction in goods or services if aggregate payment received during the year exceeds कितनी? 2 करोड़। या तो पेमेंट 2 करोड़ से ज़्यादा हो, या यूज़र कितने हो? नेटफ्लिक्स को दिमाग में रखना बेटा। या तो नेटफ्लिक्स को रिवेन्यू 2 करोड़ से ज़्यादा हो, या इंडिया में उसके यूज़र 3 लाख या उससे ज़्यादा। कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया तो माना जाएगा इंडिया में उसका क्या है बच्चे, बिजनेस कनेक्शन। उसके कारण जो इनकम होगी इंडिया से, टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है। और लास्ट क्या था बेटा आपका, वो एडवर्टीजमेंट वाला एक्सप्लेनेशन 3A to section 9. In the following cases, comma, it shall be deemed that non-resident has business connection in India. It shall be deemed that non-resident has business connection in India. पहला, advertisement which target the Indian customer. Number 2, sale of data collected from person located in इंडिया। इंडिया के पर्सन से डाटा खरीदा और आगे बेच दिया। नंबर 3, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज on the basis of data as given in point 2 above. उस डाटा के बेसिस पे बेटा गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करना, तो ये माने जाएंगे
इनके क्या है साहब, बिजनेस कनेक्शन। ये थ्योरेटिकल आता है बेटा, रैपिडली आस्क है, ये मिलेगा बाय एंड लार्ज। कई बार तो 5 नंबर में यही आ जाता है, शॉर्ट नोट ही लिख दो बिजनेस कनेक्शन के ऊपर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया टैक्स इंसिडेंट्स में? ए इज इक्वल टू इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, बी इज इक्वल टू डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये बचा हुआ है। सी पढ़ लिया एक्रूरराइज इन इंडिया, डी पढ़ा दिया, आज का पूरा दिन ये लगा, डीम टू एक्रूरराइज इन इंडिया। ई हो गया एक्रूरराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। एफ हो गया एक्रूरराइज आउटसाइड इंडिया। कौन सा बचा हुआ है? डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, लिखना मत। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 7 लिखना मत बेटा, बस 5 मिनट सामने ध्यान दो। डीम टू बी रिसीव मतलब मान लिया जाएगा कि इनकम आपको रिसीव हो गई, ऑल्दो ना भी हुई हो तो भी ये मान लिया जाएगा कि इनकम आपको रिसीव हो गई। एक्चुअल में ये टॉपिक अपने आप निपट जाएगा जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा। कुछ हेड में पढ़ाऊंगा अलग अलग जगह बेटा मैं, जहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि इनकम आपको रिसीव हो गई। अभी बच्चों वाले एंगल से बात करते हैं, आप अपने आप आंसर दोगे। एसएससी के यहाँ मेरे यहाँ पर बेटा रेड पड़ी, रेड में कुछ नहीं पकड़ में आया, एक डायरी पकड़ में आ गई, भाई खाते पकड़ में आ गए। उसमें लिखा हुआ है एक्स को दिए मैंने बेटा 5 लाख रुपए, वाई को दिए मैंने 25 लाख रुपए, जेड को मैंने सो एंड सो डेट पे दिए 5 करोड़ रुपए, ए बी सी को मैंने सो एंड सो डेट पे दिए 10 करोड़ रुपए। इनकम कुछ नहीं पकड़ में आई, ये खाता कच्चे खाते पकड़ में आ गए, भाई खाते डायरी, उसमें सारी जन्म कुंडली बनी हुई थी। क्या होना चाहिए मेरे ऊपर? टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? ए वो क्या कह रहा है, ओ भाई तेरी ये इनकम है, जो खातों में पकड़ में आई है ये मेरी इनकम है। मैं इनोसेंट बन रहा हूँ बेटा, मैं कह रहा हूँ जी नहीं नहीं ये तो मैं वैसे ही बना रहा था, मेरा बच्चा अभी भी 11th में हुआ है, मैं उसको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिखा रहा हूँ, मैं उसको अकाउंट सिखा रहा हूँ, मैं उसको डेबिट सिखा रहा हूँ, क्रेडिट सिखा रहा हूँ। बोला भाई फिर ये डायरी में ही क्यों सिखा रहा है, और ये डायरी जब डेबिट क्रेडिट सिखा रहा है इतनी छुपा के क्यों रखी है? ये सिंपल सी लेमैन भी बता दे कि आपकी सब क्या है, कंसील इनकम है, टैक्स लगेगा। अब वो कहेगा जी मेरे पास तो है नहीं इनकम, मेरे पास तो है नहीं, है तो कि कागजों में एंट्री है, तो लो क्या बोलता है, डीम टू बी रिसीव, मान लेंगे ये इनकम आप ही की है, अकॉर्डिंगली इट शैल बी टैक्सेबल। अदर सोर्स में पढ़ाऊंगा जब कंसील इनकम पढ़ाऊंगा बेटा, कि कुछ ना भी मिले खाली कागजों में एंट्री मिल जाए तो भी ये मान लिया जाता है बेटा कि ये इनकम है, आप ही के हैंड में टैक्सेबल होगी। ठीक, टेक अनदर एग्जांपल, आपकी सैलरी है बेटा 5 लाख, इस पे टीडीएस काट लिया मान लो 50,000, आपको कट पिट के मिले 4.5 लाख, कुछ भी समझ लो, किराया है, सैलरी है, टीडीएस कट के आपको पेमेंट मिली। टीडीएस कितना कटा? आपको मिला कितना? जब आप अपनी इनकम निकालोगे, अपनी रिटर्न फाइल करोगे, तो आप कितने पे टैक्स दोगे? 4.5 पे या 5 पे? आराम से चलो, धीरे धीरे। आप लैंडलॉर्ड है, मैं टेनेंट हूं, ये किराया है, किराए के ऊपर भी टीडीएस कटता है, 10% रेट है एक्चुअल में, सिलेबस में पढ़ाऊंगा। मैंने आपको किराया देना था 5 लाख, 5 लाख नहीं दूंगा, उस पर 10% तो मैं टीडीएस काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा दूंगा, आपको कितने मिलेंगे? 4.5 लाख। अब आपकी इनकम है ये कितनी? 4.5 या 5? आंसर इज 5। जब आप अपना इनकम निकालोगे तो आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 5 लाख। आप उस 5 लाख के ऊपर क्या निकालोगे? टैक्स निकालोगे। वो टैक्स निकल के आ जाएगा एक्स अमाउंट, उसमें सिर्फ आप बोलोगे माइनस ऑलरेडी पेड इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, ऑलरेडी चला गया इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। पर इनकम आपकी कितनी है? 5, और आपको मिले कितने हैं? 4.5। ये 50 तो आपको मिले ही नहीं। समझ आ रहा है क्या मान लिया जाएगा? डीम टू बी रिसीव, कि ये भी आपको भैया रिसीव हुए हैं। इनकम 4.5 नहीं है, इनकम आपकी कितनी है? 5। जैसे मेरा एग्जांपल ले लो बेटा, मुझे वैभव जलान क्लासेस से जो भी मिलता है टीडीएस कटता है 194 जे में, एक्चुअल बता रहा हूं मैं, मुझे यहाँ से जो भी पेमेंट मिलेगी टीडीएस कट के मिलेगी 194 जे। एक पर्टिकुलर क्वार्टर की पेमेंट हो गई 20 लाख, मुझे 20 लाख नहीं मिलेंगे बेटा, मुझे 20 लाख का 10% कट के कितने मिलेंगे? 18 लाख। वो 2 लाख कहाँ पर जाएंगे?
मेरे पैन नंबर पे गवर्नमेंट में टीडीएस क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब कल को जब मैं अपनी इनकम निकालूंगा तो 18 लाख नहीं, कितनी, 20 लाख से इनकम कंप्यूट करूंगा। ये 2 लाख मान लिया जाएगा कि मुझे रिसीव हुआ है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सर बच्चे को लग रहा होता है फिर ये डबल टैक्सेशन हो गया, ये डबल नहीं है बेटा। 20 लाख की ये इनकम, मेरी बाकी इनकम भी होंगी, मैं टैक्स निकाल लूंगा सबके ऊपर। मान लो मेरे पूरे साल का टैक्स बन गया 8 लाख रुपए, तो मैं 8 लाख जमा नहीं कराऊंगा, टोटल टैक्स 8 माइनस ऑलरेडी पेड इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस 2, अब मैं कितना जमा कराऊंगा, 6 लाख। तो डबल टैक्सेशन नहीं है, वो टीडीएस वाले चैप्टर में समझाऊंगा। अभी फिलहाल मैं समझाना चाह रहा हूं डीम टू बी रिसीव। तो डीम टू बी रिसीव अलग से कुछ नहीं है, वो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए पीएफ में पैसा जमा करवा रहा है, वो एम्प्लॉय को मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम, और वो टैक्सेबल आज ही होगा। क्यों, डीम टू बी रिसीव। मान लेंगे वो पैसा आपको क्या हुआ है बेटा, रिसीव हुआ है। तो ये वाला मेरे ऊपर आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये ऑटोमेटिक कंप्लीट होता रहेगा। मैं आपको अपने आप ही बताता रहूंगा कि डीम टू बी रिसीव, और मैं क्या बताऊंगा आप अपने आप ही बोलोगे कि सर ये तो कानूनी ऐसा होना चाहिए, डीम टू बी रिसीव। ठीक है जी, अब वाइंड अप हो गया बेटा। इन टोटलिटी रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंट्स, बुक में 3 चैप्टर निपट गए हमारे, बेसिक, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंट्स, और तीसरा बिजनेस कनेक्शन, अलग से मैंने चैप्टर बना रखा है। एक क्वेश्चन ट्राई करें, देखो और आंसर दो। ये है बेटा एग्जाम में, एक बार 7 नंबर का आया था, एक बार 4 नंबर का। देखो क्वेश्चन 26, आंसर प्लीज मत देखना। 5 पॉइंट है, 5 मिनट से पहले निपटाओ, लिखना भी मत, बस खाली थ्योरेटिकल देख लो। पढ़े साथ साथ। डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ यूएस बेस्ड कंपनी हेली लिमिटेड इन इंडिया ऑन एंटरिंग फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। 24-25 में यूएस बेस्ड कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी, उसने क्या करी है जी, कुछ ट्रांजेक्शन करी है। आप बताओ, 5 लाख मिले उसको इंडियन डोमेस्टिक कंपनी से फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ इन इंडिया, सेक्शन 9 रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस। ठीक है साहब, किस चीज से मिले हैं बेटा, इंडियन कंपनी से, रेजिडेंट से। यूज कहां पर हुए, इन इंडिया। क्या आंसर होगा, टैक्सेबल। सेकंड पढ़ो, 6 लाख फ्रॉम एन इंडियन फर्म फॉर कंडक्टिंग द फिजिबल स्टडी फॉर द न्यू प्रोजेक्ट इन फिनलैंड, फिनलैंड यूरोप आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया के लिए मैंने कोई वर्क परफॉर्म किया, उसके लिए मैंने क्या लिया बेटा, फी फॉर टेक्निकल सर्विस या कोई भी अमाउंट चार्ज किया। क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल, क्योंकि आउटसाइड इंडिया है। तीसरा पढ़ो, 4 लाख फ्रॉम नॉन रेजिडेंट फॉर यूज ऑफ पेटेंट फॉर बिजनेस इन इंडिया, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आगे 8 लाख फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट इंडियन फॉर यूज ऑफ नो हाउ फॉर बिजनेस इन सिंगापुर, क्या होगा, नॉट टैक्सेबल। 10 लाख फॉर सप्लाई ऑफ मैनुअल्स एंड डिजाइन, ये सब आईपीआर हैं, फॉर बिजनेस टू बी एस्टेब्लिश्ड इन सिंगापुर, अगेन नॉन टैक्सेबल। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा बार बार, और देख लो। ये अपने एग्जाम से 27 पढ़ो। डेजी लिमिटेड, अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायमंड, set up a branch office in India in June 2024. The branch office was required to purchase uncut and unassorted diamond from dealer of Mumbai and export them to USA. During the previous year 24-25, profit from such export amounting to rupees 75
लाख। आगे बढ़ो, आउट ऑफ 20 शेयर होल्डर्स ऑफ डेसी लिमिटेड 12 शेयर होल्डर्स आर नॉन रेजिडेंट। ऑल द मेजर डिसीजन, ये तो है पोएम के रिगार्डिंग, एक्चुअली सीए फाइनल से है बेटा, आपको लिख के देगा कि पोएम है कहाँ। फाइनल में वो पोएम की भी क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। पोएम के लिए कई क्राइटेरिया हैं, शेयर होल्डर कहाँ के हैं, बोर्ड मीटिंग कहाँ होती है, असेट कहाँ है, एम्प्लॉय कहाँ पर हैं। आप फिलहाल आपके लेवल पे वो पोएम बताएगा। जैसे ब्रेक से पहले मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, पोएम इन इंडिया, पोएम आउटसाइड इंडिया। ये फाइनल से इसलिए नहीं बता रहा। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ डेजी फॉरेन कंपनी। आप क्या बोलोगे, पोएम बेस्ड। पोएम इंडिया में है तो रेजिडेंट, पोएम आउटसाइड इंडिया है तो बेटा नॉन रेजिडेंट। आपके लेवल पे ये आएगा। सेकंड देखना बेटा, डिस्कस द टैक्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस। क्या कह रहा है ये, मैंने इंडिया में ब्रांच खोली, उसका काम क्या है बेटा, यहां से मटेरियल, मटेरियल मतलब डायमंड परचेज करना और आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर देना। क्या कहते हैं, नो बिजनेस कनेक्शन। इसको इससे कंफ्यूज मत कर देना माइनिंग वाले पॉइंट से। ये माइनिंग वाले की प्रैक्टिस नहीं है, ये किसकी है, इंडिया में ब्रांच बनाया, इंडिया में कोई एजेंट बनाया और उसको अपॉइंट करके क्या बोला, भाई तू परचेज कर और आउटसाइड इंडिया क्या कर दे, एक्सपोर्ट कर दे। तो इस केस में भी क्या नहीं होता, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं होता। अकॉर्डिंगली नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अब ये क्वेश्चन में क्या खासियत है, फाइनल में बच्चे ने जैसे ही डायमंड देखा होगा वो किसकी प्रैक्टिस चाह रहा होगा, डिस्प्ले वाला सोच रहा होगा। ये डिस्प्ले ना करके उसने क्वेश्चन ही घुमा दिया फाइनल में। वो क्या बोल रहा है, इंडिया में कोई क्या है बेटा, ब्रांच है, उसका काम है परचेज करो और आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करो। वो भी तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यार, चाहे फाइनल क्यों ना हो, वो अलग बात है। बस वहां पोएम डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आपको सीधा पोएम लिखा मिलेगा। मेकिंग सेंस? इस टाइप से क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कर लोगे सारे, आंसर है ही सबके, घर पे कर लोगे। ठीक, वाइंड अप हुआ बेटा अपना ये टॉपिक भी। टाइम बचा हुआ है, हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट करता हूं।